मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका बरन्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 20 तारीख 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 12 से 1 शिफ्ट में। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और जैसे कि पहले के वीडियो में हम जितने भी सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल होता था उसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते थे, जैसे एमएस वर्ड का हो या फिर एक्सेल का हो या फिर पावर पॉइंट का हो। तो जो भी सारा क्वेश्चन रहता है जो प्रैक्टिकल रहेगा उसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, चाहे वो फार्मूला से रिलेटेड हो या फिर कोई शॉर्टकट के से रिलेटेड हो या फिर किसी फंक्शन या फिर किसी ऑप्शन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी तरह का मेन्यू पे हो। वहाँ जो प्रैक्टिकल रहेगा हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये वाकई में उस जगह पे एक्सेल में या फिर वर्ड में या फिर और भी किसी भी जगह पे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेगा तो वो ऑप्शन में वहाँ पे होता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में बाएं फलक के किनारे पर टेक्स्ट वाले छोटे वार्नर में प्रदर्शित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू कहाँ पे होता है? तो जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो देखिए ऐसे जनरली इस प्रकार से व्यू रहता है बना हुआ, और इसे स्लाइड व्यू या फिर आप नॉर्मल व्यू कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्लाइड व्यू के जस्ट बगल में यहाँ पर से दिखेगा तो आउटलाइन नाम का ऑप्शन होगा, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड होता है वो स्लाइड का साइज छोटा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर से बाएं तरफ जो है लेफ्ट साइड यानी कि एक पेज टाइप का ओपन होगा, और जो भी चीज़ आप स्लाइड में लिखिएगा वो सारे चीज़ें को आपको क्या होगा कि यहाँ पे दिखाते जाएगा कि आप ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी सारा चीज़ करते हैं आप बनाते हैं, जो भी सारे से ड्रैग कीजिएगा तो जो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में रहेगा वही दिखेगा। बाकी कोई अगर पिक्चर है या कोई तरह का अगर शेप आप ड्रॉ किए तो वो चीज़ आउटलाइन व्यू में नहीं शो करता है। बट अगर नॉर्मल व्यू में यानी कि स्लाइड टाइप का रहेगा तो यहाँ पे भी दिखाएगा और इस जगह पे भी दिखाएगा, यानी कि स्लाइड में भी दिखाएगा और स्लाइड के जो व्यू छोटा सा इमेज बनता है थंबनेल्स टाइप का उसमें भी दोनों जगह पे शो करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है विंडो से रिलेटेड, और यहाँ पे पुराने विंडो जैसे अभी जानते होंगे कि करंट में विंडो 10 चल रहा है और इससे पहले विंडो 8 था, विंडो 7 था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो विंडो एक्सपी का है, और विंडो एक्सपी से क्वेश्चन यह है कि विंडो एक्सपी में स्टार्ट मेन्यू किसे कहते हैं? तो जब स्टार्ट बटन आप पे क्लिक करते हो तो इस तरह का जो मेन्यू लॉन्च होता है उसी को स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर से बोला गया है कि स्टार्ट मेन्यू में अगर माई पिक्चर नाम के ऑप्शन पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से किसकी सूची लिस्ट प्रदर्शित होता है, यानी कि कौन सा लिस्ट ओपन किया जाता है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं कि माई पिक्चर पे, तो माई पिक्चर पे ओपन कर रहे हैं तो जो तत्कालीन जो पिक्चर है यानी कि जो करंट में कोई भी फोटो या फिर किसी भी तरह का पिक्चर को ओपन किया गया होगा यूजर के द्वारा, उसे हम वहाँ पर से देख सकते हैं कि कौन सा वहाँ पर से फोटो ओपन हुआ था। जैसे अगर एक विंडो में यहाँ पर से स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक रीसेंट प्लेस भी आता है, जैसे आप यहाँ पर से जो भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर से दिखाता है ना, तो इसे रीसेंट कहते हैं, यानी कि जो हम यूजर के द्वारा यूज किया जा रहा है, जिसका ज़्यादा यूज हो रहा है वो सारे चीज़ सॉफ्टवेयर को एक वहाँ पर से दिखाता है, यानी कि वो यूजर का ज़्यादा काम का इसलिए वहाँ पर दिखा देता है ताकि लोग उसको आसानी तरीके से ओपन कर सके। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोग्राम के निष्पादन की प्रक्रिया में मुख्य मेमोरी के अनुदेशों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को कोष संदर्भित करता है? तो इसके लिए फेड टच होगा इसका आंसर। ये थियोरेटिकली क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल से रिलेटेड, यह क्वेश्चन यह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक जानते हैं किसे कहा जाता है? तो वर्कबुक होता है फाइल का, यानी कि एक्सेल का जो फाइल होता है उसे हम लोग वर्कबुक कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक की संरचना यानी कि जो बनाया गया है वर्क मतलब एक्सेल में जो भी सारा चीज़ काम किया गया है उसको सुरक्षा करने के लिए, यानी कि उसमें पासवर्ड लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का प्रयोग करना होगा, यानी कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। तो इसमें सबसे इसका आंसर होगा कि रिव्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर प्रोटेक्ट पे जाइए और प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करके आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसा कि देखिए हम यहाँ पर से एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पे एक्सेल ओपन हम कर लिए, और ओपन करने के बाद यहाँ पर से आपको रिव्यू पे क्लिक करना होगा। रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कि पूरा रिबन ओपन हो गया, और इस रिबन में आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक चेंज नाम का ऑप्शन है, और इसी में देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन दिया गया है। तो इसी वर्कबुक पे जब आप क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, तो जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं आप इस पासवर्ड टाइप कीजिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद फिर री इंटर पासवर्ड पूछेगा, वो भी टाइप कीजिए, और उससे क्या होगा आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जब भी कोई भी आपका इस फाइल को ओपन करेगा तो उससे पहले ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। अगर आप पासवर्ड जानते हैं तभी इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन नहीं हो सकता है।
4 नंबर क्वेश्चन के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें दो ऐसे ऑप्शन दिया गया है और इसमें हमको ये चेक करना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो पहला तो ये लिखा हुआ है, पहला नंबर को पढ़ते हैं। पहला में ये लिखा हुआ है कि कॉलम की चौड़ाई को समायोजित करने हेतु कॉलम को हेडर पर, हेडर समझते हैं ना, जैसे अगर आपको दिखाते हैं तो कॉलम का हेडर होता है जो ABCD में ये लिखा हुआ रहता है, उसे कॉलम का हेडर कहा जाता है। तो कॉलम के हेडर पर दाईं क्लिक करें यानी कि राइट क्लिक करें और तथा उसमें कॉलम का विड्थ नाम का एक ऑप्शन आएगा, कॉलम के विड्थ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करें और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए फिर बदलने के लिए एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, एक विंडो छोटा सा ओपन होगा, उस विंडो में कोई भी संख्या प्रेस करें। तो इस चीज़ को हम पहले प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि जब कॉलम की हेडिंग पे, हेडर पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक कॉलम विड्थ नाम का ऑप्शन आएगा और उस कॉलम विड्थ वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा और उस विंडो में कोई भी संख्या टाइप करेंगे तो उससे कॉलम की साइज बढ़ता है या घटता है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसे आपको प्रैक्टिकली पहले दिखाते हैं, उसके बाद अगला बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे कॉलम, आप किसी भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर से जैसे D नंबर कॉलम है तो D पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा तो एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में देखिएगा कि यहाँ पे कॉलम विड्थ नाम के एक ऑप्शन दिएगा, या कि जैसा कि आप देख रहे हैं तो कॉलम विड्थ पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया और इसमें बाय डिफॉल्ट एक नंबर लिखा हुआ है 8.43 यहाँ पर से एक बाय डिफॉल्ट नंबर है और हम इसे चेंज करके कर देते हैं 15, यहाँ पे 15 लिखे और आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो साइज है वो बढ़ गया। और सेम यही चीज़ आप इसी रो में भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि रो का हाइट आएगा और उसमें जो भी नंबर आप टाइप करिएगा, जैसे यहाँ पर से 30 टाइप कर दिए तो इसका देखिएगा रो का हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये इस यहाँ पर से दूसरा में ऑप्शन में ये चीज़ नहीं था तो पहले उसके दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ। तो पहला का तो सत्य है, ये तो हम आपको बता सकते हैं, दूसरा का क्या है उसे आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये सत्य है या नहीं है। तो दूसरा में यह लिखा हुआ है कि रो की ऊंचाई यानी कि रो की हाइट को समायोजित करने के लिए यानी कि उसे कस्टमाइज करने की, बदलने करने के लिए रो को लेबल पर के बीच में बॉर्डर पर एरो को घुमाएं, यानी कि उसके एरो पर से जाके घुमाएंगे या फिर बाद में उसके रो की चौड़ाई को या फिर उसे फिर से एडजस्ट करने के लिए बॉर्डर जो होता है, रो का बॉर्डर होता है, उस पर क्लिक करके ड्रैग करें। तो जैसे अगर आप ये देख रहे हैं कि रो का ये है बॉर्डर और इस पर हम लोग जाके क्लिक करके ये नीचे की ओर ऊपर नीचे जब इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसका साइज में बदलाव आता है यानी कि चेंजिंग आता है, तो ये भी असत्य ही है। तो इसके इसीलिए इसके आंसर क्या होगा, सत्य और सत्य, यानी कि इसका दोनों का सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V का प्रयोग किया मतलब क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, Ctrl+V का प्रयोग क्या होता है। तो Ctrl+V का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब किसी भी डाटा को कॉपी अथवा कट किया गया हो तो उसको पेस्ट करने के लिए किया जाता है। आप Ctrl+V तभी यूज कर सकते हैं जब किसी भी चीज को आप कट या कॉपी किए होंगे, और कट अगर कॉपी नहीं किए हुए हैं तो Ctrl+V काम नहीं करेगा, यानी पेस्ट होगा ही नहीं। और आपको यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, एक कट कॉपी पेस्ट में एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस वह है कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कट या कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे आप सेलेक्ट कीजिए, या फिर MS वर्ड है तो किसी भी टेक्स्ट को अगर कट करना चाहते हैं तो आप उसे पहले सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद ही आप कट या कॉपी कर सकते हैं, और जब आप कट और कॉपी करेंगे उसके बाद ही आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो एक सीक्वेंस है कट कॉपी पेस्ट, यानी कि पहले सेलेक्ट उसके बाद कट कॉपी, दोनों में से जो भी चीज़ करना जरूरत के अनुसार, उसके बाद फिर पेस्ट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से देख सकते हैं कि 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, और आपको हम बताए हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कई बार ऐसे वीडियो में हम बोले हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर, यानी कि जो हम हैं, जो अगर हम सिस्टम चला रहे हैं तो मेरे ज़रूरत के अनुसार से हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम अभी आपको वीडियो बना के दे रहे हैं तो मेरे पास एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब ये सारे छोड़ कर हटा के हम एक टैली का सॉफ्टवेयर ले आएंगे तो उससे ये काम नहीं होगा, यानी कि जो मेरे ज़रूरत है उसके अनुसार से जो सॉफ्टवेयर आता है उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यहाँ पर से देख सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक ऑफिशियली काम करने के लिए, एक ऑफिस में वर्क करने के लिए वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10, विंडो XP, विंडो 7, विंडो
विस्टा, किसी भी तरह का विंडो एनटी का भी आप नाम ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो विंडो से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे मोबाइल में आपका एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस एंड ड्राइवर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का जो डिवाइस होता है और ड्राइवर होता है उसका अपना एक कैपेसिटी होता है, तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर रहता है तब उसका कैपेसिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे एक पेन ड्राइव आप देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पे एक पेन ड्राइव देख रहे होंगे, तो इस पेन ड्राइव का साइज बड़ा है और एक दूसरा जो पेन ड्राइव है उसी के नीचे उसका पेन ड्राइव का साइज छोटा है। तो क्या है, दोनों पेन ड्राइव का साइज सिर्फ छोटा और बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं है। बट जो छोटा वाला पेन ड्राइव आपको दिख रहा है उसका साइज बड़ा वाला से ज्यादा है और जो बड़ा वाला है उसका छोटे से कम है। उसका मतलब इंटरनली साइज जो है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसके साइज पे उसका डाटा स्टोरेज नहीं होता है। आप कई बार जो 8 जीबी का या फिर 10 जीबी का या फिर 16 जीबी का पेन ड्राइव यूज किए होंगे, तो जो आप 8 जीबी का पेन ड्राइव यूज करते तो उसके बड़ा होने पर या छोटा होने पे कोई डिपेंड नहीं करता उसका स्टोरेज पे, उसका इंटरनली पावर कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो उसे वो तो होगा ही नहीं। फिर भाषा अनुवादक ये भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर होगा यहाँ पे 4 नंबर होगा, 7 का आंसर 4 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि सेल B8 से लेकर F8 में क्रम के तौर पे आपको बताएं कि 1 2 3 4 5 मान्य लिखा उपस्थित है, यानी कि उसमें लिखा गया है, तो अगर उसमें हम एक फार्मूला लगाएं, फार्मूला यह है कि इक्वल टू देना है और इक्वल टू देने के बाद काउंट लिखना है। काउंट लिखने के बाद जो आप यहाँ पर से सेल की क्रम देखे थे B8 से लेकर F8 तक, वही चीज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इस जब फार्मूला लगाएंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, तो इसका परिणाम आएगा 5। क्यों आएगा 5, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम अपने स्क्रीन पे यहाँ पर B8 से लेकर F8 तक लिख ली। आइए, कोई जरूरी नहीं कि इसी में जगह हम इसे कट करके दूसरे जगह भी कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ ये इसी जगह पे लिखा हुआ होना चाहिए, बस हाँ सिर्फ लिखा हुआ होना चाहिए और फार्मूला सही होना चाहिए। तो फार्मूला क्या था कि इक्वल टू देना है। इक्वल टू देने के बाद फिर आपको पता होगा कि कोई भी फार्मूला जब एक्सेल में स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इक्वल टू लगाया जाता है और उसके बाद फिर आपको काउंट लिखना है। काउंट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जितना भी वैल्यू है, जो भी डाटा आपका है, उस डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट बंद करके आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर से 5 शो कर रहा है। तो आप लोग को, जो लोग अकाउंट का फार्मूला नहीं जानते होंगे, तो अगर आप ये मन में मत सोच लीजिएगा कि लास्ट वाला 5 है इसलिए यहाँ पर से 5 दिखा रहा है। वो इसलिए 5 दिखा रहा है क्योंकि ये 5 अलग अलग सेल में डाटा लिखा हुआ है, इसलिए दिखा रहा है। और इसके जगह पर अगर हम कोई दूसरा नंबर भी रखेंगे तो उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बस सेल को काउंट करता है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको नहीं जोड़ रहा है। उसको सिर्फ ये सेल को काउंट कर रहा है कि किस सेल में क्या मतलब कितने सेल में लिखा हुआ। अगर जैसे इतना सेल को सेलेक्ट किया गया था और उसमें से एक डाटा को हम मिटा देते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार हम मिटा दिए, तो देखिएगा कि यहाँ पर से वो वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। और फिर से अगर हम लोग लिखेंगे इसमें कुछ भी तो वो फिर से आ जाएगा आंसर। तो इसलिए यहाँ इसका 5 होगा आंसर। तो याद रखिएगा कि जितना सेल रहेगा उतना ही काउंट करने के बाद आएगा उसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह तेज मेमोरी है, यानी कि सबसे फास्ट मेमोरी है, जो कि मुख्य मेमोरी से यानी कि मेन मेमोरी एवं सीपीयू के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। तो इसके लिए हम लोग कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मेमोरी है, जैसे रैम हो गया, तो रैम से ज़्यादा फास्ट सीपीयू चलता है और सीपीयू से भी ज़्यादा फास्ट जो होता है वो कैश मेमोरी चलता है। तो जिसके सिस्टम में अगर कैश मेमोरी है तो उनका सिस्टम और भी ज़्यादा क्या होगा, फास्ट चलेगा। तो ये कैश मेमोरी होता है, जो कि इसे एक और नाम भी इसे कहा जाता है, इसे किंग ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इसे किंग ऑफ मेमोरी के भी नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब की किस समूह के अंतर्गत ऑटो शेप एवं स्मार्ट आर्ट विकल्प मौजूद होते हैं ये फंक्शन। तो इलस्ट्रेशन जो फंक्शन होता है उसमें, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप के अंदर, समूह मतलब ग्रुप के अंदर, ऑटो शेप और स्मार्ट आर्ट विकल्प यानी कि ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इलस्ट्रेशन में, चलिए तो इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो जैसे अगर आपको बताते हैं, एक्सेल ओपन कर लिए और यहाँ पर इंसर्ट में गए, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं नीचे में इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर से शेप का ऑप्शन है। तो इसमें कई तरह का शेप आपको बना हुआ मिल जाएगा और बहुत सारा शेप आपको फिर से बना सकते हैं या फिर ड्रॉ कर सकते हैं, कहना है। उसके बाद इसमें स्मार्ट आर्ट का भी ऑप्शन है, तो ये भी कर सकते हैं। कोई भी तरह क्लिप आर्ट से पिक्चर भी ला सकते हैं, पिक्चर का भी ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, जब पिक्चर शेप की या फिर बात आ रहा है तो इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप एक सेल में 2 लाइन
में कुछ टेक्स्ट का प्रविष्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक ही सेल के अंदर 2 लाइन या 2 से अधिक लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करें। तो शॉर्टकट की के प्रयोग में यहां पर आपको बता दें कि अल्ट प्लस इंटर होता है, और अल्ट प्लस इंटर का पूरा अगर नाम आपको बताए, जैसे कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कंट्रोल प्लस ए से डाटा को सेलेक्ट किया जाता है, वो कुछ भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, फाइल हो, वीडियो, कुछ भी हो, सेलेक्ट हो जाता है। तो उसी तरह से अल्ट प्लस इंटर से होता है रैप टेक्स्ट, यानी कि एक ही सेल के अंदर हम एक से अधिक वर्ड कैसे लिख सकते हैं, उस चीज को देखिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हम किसी भी सेल पे क्लिक कर लिए, अगर हम आपको बताएं कि यहां पर से जैसे लिखे टोटल, तो टोटल लिखने के बाद अगर आप इंटर सिर्फ मारिएगा तो वो डायरेक्ट आप दूसरे सेल के अंदर चले आइएगा। लेकिन अगर हम यहां पर से लिखें टोटल और अल्ट के साथ इंटर मारें तो उसी सेल के अंदर एक लाइन क्रिएट हो जाता है, और यहां पर से आप यहां पर से फिर से यहां पर अल्ट के साथ इंटर मारिएगा तो यहां पर से ये आ जाएगा। फिर अगर ये इस तरह से मतलब जब आप लिखते जाइएगा तो वो क्या होगा, अलग अलग लाइन क्रिएट करते जाएगा एक ही सेल के अंदर, यानी कि जब भी एक सेल के अंदर आपको एक से ज्यादा लाइन को क्रिएट करना हो तो उसके लिए रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस इंटर। बाय ऑप्शन से आपको बताते हैं, होम पे क्लिक कीजिएगा तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, तो इससे भी किया जा सकता है, सेम वही चीज है। तो मतलब शॉर्टकट की अप्लाई कीजिए, चाहे आप इसका अप्लाई कीजिए, दोनों से वही चीज होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के इंसर्ट ऑप्शन में, यानी कि होम टैब में जो एक इंसर्ट होता है, एक तो होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें होम के बाद इंसर्ट होता है, वो एक मेन्यू का नाम है। लेकिन यहां पर से क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब में जो इंसर्ट ऑप्शन होता है, इंसर्ट होम के अंदर जो इंसर्ट ऑप्शन होता है, तो इनमें से क्या ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। तो इस होम इंसर्ट के अंदर जो रहता है उसमें इंसर्ट डाटा नाम का कोई भी नहीं होता, बाकी इंसर्ट कॉलम होता है, इंसर्ट रो होता है, इंसर्ट सेल होता है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर से देखिए एक्सेल हम ओपन कर लिए और होम पे क्लिक किए, और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सेल एक ग्रुप होगा और इसी के अंदर यहाँ पर से इंसर्ट नाम का फंक्शन होगा, और सेम इंसर्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ, लेकिन दोनों का काम अलग है। तो इंसर्ट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट दिया हुआ है, लेकिन इंसर्ट डाटा नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा रो एवं कॉलम को प्रतिच्छेदन, यानी कि जब रो और कॉलम, जब प्रतिच्छेदन का मतलब हो गया कि जब रो और कॉलम जब मिलता है तो जिस जगह मिलता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जब रो और कॉलम मिलता है तो उसे सेल के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक किए और इसका नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में शो करता है, नेम बॉक्स में इसका नाम H7 शो कर रहा है, तो ये जो H है उसका नाम क्या है, ये कॉलम का नाम है, और इधर से जो 7 जा रहा है इस जगह पे, इसका नाम रो है। तो इस जगह पे जो मिल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, छोटा सा बॉक्स को सेल के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यह कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य को सेलेक्ट करना है। तो ये जो 3 है, जैसे पहला में क्या लिखा हुआ है इस चीज को आपको बताते हैं। तो पहला में यह लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसर्स के एक ही समय में अनेक डॉक्यूमेंट पर काम करने की सुविधा देती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एमएस वर्ड से हम लोग एक ही समय में अलग अलग जैसे डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। वे उसमें बहुत तरह की चीज़ों का कस्टमाइज किया जाता है, टेम्पलेट बनाया जाता है, और उसमें बनाए हुए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम लोग एक टेबल बना सकते हैं, उसमें कंटेंट्स कर सकते हैं, एक इंडेक्स लिख सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस जैसे चीज़ों को इसमें क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ये जो 4 नंबर में आप देख रहे हैं ना, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ कि वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए आसानी से प्रस्तुतियां यानी कि प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन तो एमएस वर्ड के द्वारा नहीं बनाया जाता है, पावर पॉइंट के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसका जो क्या है, एक जो लाइन लिखा हुआ है ये पूरा क्या है, असत्य लिखा हुआ है, कथन क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पे प्रस्तुतियां के बारे में बोला गया है, अब प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से बनाया जाता है, एमएस वर्ड से नहीं, इसलिए ये क्या है, गलत होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 15 कि विंडो एक्सपी में एक्सप्लोर का प्रयोग करते हुए फाइलों को प्रबंध के दौरान आक्रमक जो फाइल है अथवा फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। यानी कि इस चीज़ को अगर हम बताएं तो आपको यह कहना चाह रहा है
कि MS विंडो में या फिर कोई भी तरह का विंडो यूज़ कर रहे हैं, वो विंडो 10 हो या फिर विंडो XP हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट की से रिलेटेड है। यहाँ पर से क्या कह रहा है, शॉर्टकट की को प्रयोग करना। ये जो कंट्रोल बटन है इसका प्रयोग करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो इनमें से किस शॉर्टकट की के द्वारा आप फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी अल्टरनेट फाइल को। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर से हम फाइल पे आगे डेस्कटॉप पे इसमें बहुत सारे यहाँ पर से फोल्डर आप देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे कि हम किसी भी फाइल पे जैसे एक एक के साथ हम 4-5 फाइल अलग अलग जगह पर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल बटन प्रेस कर लिए और इस पर क्लिक कर दिए तो ये सेलेक्ट हो गया, फिर इस पर क्लिक कर दिए तो ये सेलेक्ट हो गया, फिर जिस पे भी क्लिक करेंगे वो फाइल क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आप अगर जिस भी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिएगा और माउस से के क्लिक बटन से जाके उस फाइल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। और ये चीज़ MS वर्ड में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको दिखाते हैं, MS वर्ड में एक फार्मूला हम लगाते हैं रैंड का। सब लोग जानते होंगे कि रैंड के फार्मूला से पैराग्राफ क्रिएट होता है। तो जब यहाँ पर से कंट्रोल हम बटन प्रेस कर लिए और इस पर क्लिक कर दिए, जैसे किसी भी वर्ड पे, तो इस तरह से क्लिक कर लिए, तो जो भी वर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो वो वर्ड क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस तरह से किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन प्रेस करके। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप एक साथ अलग अलग जगह का फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट की बाईं ओर यानी कि लेफ्ट ओर टेक्स्ट को रखने के लिए इनमें से कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट की को यूज करना होगा, प्रयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल+L का इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि MS वर्ड यहाँ पे ओपन किए हैं और MS वर्ड में यहाँ पे किसी भी वर्ड को यानी ये वर्ड को हम सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल के साथ जब L बटन प्रेस करेंगे तो अगर जैसे ये राइट तरफ है, जैसे इधर राइट तरफ है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम L प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा कि लेफ्ट तरफ आ जाएगा, यानी कि बाईं तरफ आने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का वैलिड नहीं है। तो इसमें क्लिपबोर्ड नाम का जो फंक्शन है वो इसमें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यानी कि कौन सा ऑप्शन फॉर्मेट सेल यानी कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का वैध ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जैसे उसमें फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फिल होता है, बॉर्डर होता है, फॉन्ट होता है, लेकिन उसमें क्लिपबोर्ड नाम का फंक्शन नहीं होता। क्लिपबोर्ड तो खुद एक ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि क्लिपबोर्ड कहाँ रहता है, तो क्लिपबोर्ड यहाँ पर से होम पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड रहता है। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इतने सारा फॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, बॉर्डर है, फील्ड कलर है, लेकिन इसमें क्लिपबोर्ड नाम का ऑप्शन नहीं है। क्लिपबोर्ड तो खुद एक ग्रुप है, जिस प्रकार फॉन्ट ग्रुप है उसी प्रकार क्या है क्लिपबोर्ड भी ग्रुप है। क्लिपबोर्ड के अंदर तो खुद ही अलग अलग मेन्यू होता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इसलिए यहाँ पर से इसका आंसर 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि विंडो XP में स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने से सिस्टम ऑप्शन प्रस्तुत होता है और इस ऑप्शन पर डबल क्लिक करने पर सिस्टम प्रॉपर्टीज प्रस्तुत होता है। यानी कि जो सिस्टम का प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि सिस्टम के बारे में बताएगा। सिस्टम प्रस्तुत होता है, निम्नलिखित में से कौन सा टैब सिस्टम प्रॉपर्टीज को विद्यमान नहीं देता है, तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में वो नहीं देता है। तो इसका लिए होता है कि आप किसी भी सिस्टम के बारे में प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं तो आप पहले कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि एक सिस्टम नाम का ऑप्शन आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखिएगा, तो इसमें सिस्टम नाम का ऑप्शन है, तो इसी सिस्टम के नाम के ऑप्शन के बारे में ये बता रहा है और इसके लिस्ट बताएगा कि आपका विंडो कौन सा है, आपके हार्डवेयर कैसा है। लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हैं, उसके बारे में ये नहीं बताएगा। वो सिर्फ अपने जो भी विंडो है उसके बारे में बताता है, लेकिन बाहर से जो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया तो उसके बारे में वो नहीं बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करता है। यानी कि जब आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो MS वर्ड का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो नाम होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, वो कहाँ पर शो किया जाता है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है, जैसे टाइटल बार है, स्क्रॉल बार है, तो मेन्यू बार है, टूल बार है। तो इसमें टाइटल बार में फाइल नाम शो करता है। तो जैसे अगर आप MS वर्ड ओपन करिएगा तो MS वर्ड में सबसे ऊपर में यहाँ पर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अगर अभी हम इस फाइल का कोई नाम नहीं दिए तो इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, और लेकिन जब हम कंट्रोल+S प्रेस करके या फिर कोई ऑप्शन पे क्लिक करके या फिर फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करके और हम इसे सेव कर देते हैं, जैसे यहाँ पे वरण्यम एजुकेशन के नाम से अगर हम सेव कर दें इस फाइल को, तो इस फाइल का जो नाम होगा अब यहाँ पर से चेंज होकर वर्ड, यहाँ पर से डॉक्यूमेंट 1 था तो अब इसका नाम हो गया वरण्यम एजुकेशन। तो जो भी फाइल का आप नाम देते हैं तो वो नाम जो होता है टाइटल बार में शो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में
वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए होम टैब के तहत सेल ग्रुप के अंदर डैश डैश बटन पर क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पे जाकर उसे सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कि वर्कशीट को लॉक करना है, सुरक्षित करना है, तो उसके लिए आप एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है, सेल ग्रुप होता है। सेल ग्रुप में कौन से मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने वर्कबुक को या फिर अपने वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, तो फॉर्मेट ऑप्शन का। तो जैसे कि इसमें एक सीक्वेंस बताया गया कि होम टैब, उसके बाद सेल ग्रुप, उसके बाद फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके उसमें प्रोटेक्ट वर्कशीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे होम पे क्लिक किए। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि सेल ग्रुप लिखा हुआ है। सेल ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देखिएगा कि फॉर्मेट नाम का ऑप्शन आएगा, और जब आप इस फॉर्मेट नाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा, और लिस्ट में सबसे नीचे से थर्ड नंबर पे प्रोटेक्ट, इसमें थर्ड नंबर पे देखिएगा कि प्रोटेक्ट सीट नाम का ऑप्शन आता है, और इस पे आप क्लिक करके कंप्यूटर में जो भी वर्कशीट में जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं, आप पासवर्ड को यहाँ पर से रख सकते हैं। और यही सेम काम आप जैसे अगर यहाँ से एक स्टेप को करके किए, सेम काम आप जैसे ये जो देख रहे सीट नंबर 2 है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा तो लिस्ट ओपन होगा, और यहाँ पर से प्रोटेक्ट सीट वालों पे क्लिक करके आप पासवर्ड रख सकते हैं। नहीं, दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉर्मेट पे क्लिक करके इसमें हम लोग पासवर्ड रखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेव एज, यानी कि सेव कोई फाइल और पहले से सेव किया हुआ है और उस फाइल को सेव एज करना है, तो उसके लिए कौन से बटन प्रेस किया जाता है, तो F2 बटन प्रेस किया जाता है। ये शॉर्टकट की है कि F12 प्रेस करने से F12, यहाँ पर से F2 बोल दी, सॉरी, यहाँ पर से F12 होगा। तो F12 प्रेस करके हम लोग किसी भी फाइल को जो पहले से सेव है उसमें कुछ एडिटिंग किए या फिर कुछ भी करने के बाद हम सेव एज करना चाहेंगे तो F12 प्रेस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर है 22 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट के वर्तमान डेटा क्षेत्र में किसी सेल या रो के अंत में जाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्लस डाउन एरो के सबसे कॉलम के सबसे लास्ट में जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इससे चलिए प्रैक्टिकली आपको हम दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रो नंबर 4 है और इसके सबसे लास्ट कहाँ होगा, तो ये जो सबसे लास्ट, इधर हम चलते जाएंगे, आप वहां पर से देख सकते हैं कि कितना तेजी से क्या हो रहा है कि कॉलम का, यानी कि अलग अलग कॉलम बदलते जा रहे हैं। तो सबसे लास्ट अगर रो में हमको जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन जो होता है, यहाँ पर से 4 अलग अलग प्रकार के एरो बटन होता है ना, तो उसी में राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में आ गए। तो सबसे लास्ट वाले में यहाँ पर से देखिए कॉलम का नाम दिखा रहा है XFD, और फिर से लेफ्ट वाला, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला एरो बटन प्रेस किए तो जिस जगह पर थे शुरू में उसी जगह पर यहाँ पे आ गए। और अगर कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट जो रहेगा 10,48,576 नंबर रो जो है, यानी कि सबसे लास्ट कॉलम में आ गए। और सबसे फिर अपर वाला एरो बटन प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर आ गए। तो 4 एरो बटन होता है, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो कर रहे हैं तो सबसे लास्ट रो में चले जाइएगा, सबसे लास्ट मतलब रो के सबसे अंत में चले जाइएगा। और कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो उस कॉलम के सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे नीचे जितना भी रो नंबर रहेगा वहां पे आप चले जाइएगा। तो यहाँ पर से इसका आंसर होगा राइट एरो, क्योंकि सबसे लास्ट में जाने के लिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो काम जिस रो में है यहाँ पर, तो उस क्षेत्र में अगर कंट्रोल के साथ यहाँ पर से बोला गया था कि राइट एरो को प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो सबसे लास्ट में चले जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल की रेंज की शीघ्रता फॉर्मेट कर उसे टेबल में परिवर्तन करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप के अंदर डैश डैश विकल्प का प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो हम अभी 30 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस करने वाले हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है 30 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, अभी तो 23 तक ही पहुंचे। लेकिन आप लोग भी देखेंगे कि इसमें बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन था जो कि ज़्यादातर इस वीडियो में क्वेश्चन जो एक्सेल से ही रिलेटेड है, और एक्सेल से रिलेटेड मतलब MCQ टाइप का नहीं है कि जो आप एक बार याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल है, ये भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल है। तो कैसे इसे प्रैक्टिकल करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कहाँ से है, कैसे समझेंगे, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल देखने के जैसे आप होम पे क्लिक किए, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाइल ग्रुप में गए और जितना भी सेल को आप उसमें कुछ लिखे हैं, कुछ मतलब अपने तरफ फॉर्मेटिंग किए हैं, तो उसको सेलेक्ट कीजिए। और स्टाइल ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि फॉर्मेट एज टेबल नाम का ऑप्शन होता है, तो इस पर क्लिक करके आप किसी भी तरह के यहाँ पर से ऑप्शन को, जो भी तरह के डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप उसे एक अलग तरह का कंटेंट्स, अलग तरह का टेबल टाइप को यहाँ पर से बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल की एक रेंज है, यानी कि रेंज यह है कि जितना हम सेलेक्ट किए हैं, तो सेल की रेंज को शीघ्रता से, यानी कि फिर से फॉर्मेट करने के लिए टेबल में
टेबल में परिवर्तन करने के लिए होम टैब के तहत स्टाइल ग्रुप के अंदर हमें फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो ये सारे चीज़ें से हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि अगर एक्सेल के क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है तो आप लोग को जरूर एक बार एक्सेल ओपन कीजिए और उसमें जितना भी मेन्यू है उस मेन्यू को देखिए कि कहाँ पे होता है, वो फिर कैसे काम किया जाता है, वो सारा कुछ। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्ट सूची की सूचना की सूची का संदर्भ प्रस्तुत करता है। तो यानी कि डेटा सोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन यह कह रहा है कि डेटा सोर्स का मतलब, तो आप लोग को हम कई बार बोले भी हैं, अभी भी बता रहे हैं कि डेटा सोर्स का मतलब होता है कि जिन के बारे में, जिन लोगों के बारे में आपको लेटर या फिर जो भी चीज़ें आपको तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिनके बारे में आप तैयार करना चाहते हैं, तो उनका नाम, उनका पता, उनका सारा इन्फॉर्मेशन जो सेव करके रखते हैं, तो जिस जगह पे सेव किया जाता है उसी को हम लोग डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। तो उसी डेटा सोर्स के जरिए आप उस फाइल में जितने भी चीज़ें हैं उसको आप मतलब लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग के प्रबंध में अध्ययन करते हुए ऑनलाइन मदद करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और विंडो एक्सपी में एक ऑप्शन रहता था, जब स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हेल्प एंड सपोर्ट नाम का एक ऑप्शन होता है, तो उसी ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं ऑनलाइन। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट को प्रविष्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो आप देख रहे हैं पहला नंबर में जो देख रहे हैं कि यह लिखा हुआ कि दो अलग अलग वर्कशीट के बीच में एक नई वर्कशीट को नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि 1 और 2 है, तो लेकिन हम चाहते हैं कि 3 नंबर यहाँ पे आ जाए, तो या फिर इसको उठाकर हम क्या करेंगे, इधर ला के छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अलग आ गया। फिर यहाँ पर से चाहेंगे अलग क्रिएट करेंगे और इसको उठा के इधर करना चाहेंगे तो मूव कर सकते हैं, तो आसानी से किया जा सकता है। ये गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर भी होगा 1 नंबर होगा कि कौन सा असत्य है, तो असत्य है 1 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर है 27 के निम्नलिखित में से क्या सामान्यता एक कंप्यूटर अथवा कोई उपकरण मतलब डिवाइस है जो कि अन्य कंप्यूटर एवं उनके उपयोगकर्ताओं यानी कि उनके यूजर को सूचना तथा सुविधाएं प्रदान करने हेतु कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेब होस्ट। उसे क्या कहा जाता है, वेब होस्ट कहा जाता है। यानी कंप्यूटर अथवा कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल होता है उपयोगकर्ता यानी कि यूजर से वो सूचना को यानी कि इंफॉर्मेशन तथा सुविधाएं जो होती है उसे प्रदान करता है, जो यूजर को पहुंचाता है, तो उसे वेब होस्ट के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि आप जिन लोगों को पत्र भेजना चाहते हैं यानी कि लेटर भेजना चाहते हैं, उनकी सूची, उनका लिस्ट चयन करें यानी कि सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद फिर जो मेल डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि MS वर्ड पे आप जाइएगा तो MS वर्ड में जैसे आप जिनके बारे में आप भेजना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप मेलिंग पे जाइएगा। मेलिंग पे यहाँ पर जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेप यहाँ पर से क्लिक करने के बाद यहाँ पर से क्वेश्चन को फिर देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि सेलेक्ट करने हेतु मेलिंग पर जाना होगा। मेलिंग टैब के तहत इसमें एक ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर से सेलेक्ट रिसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन रहता है। तो जैसे आपको प्रैक्टिकली हम दिखा देते हैं, जैसे आप यहाँ पर से मेलिंग पे क्लिक किए तो यहाँ पर से देखिएगा कि सेलेक्ट रिसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन है। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इससे 2 चीज़ होगा। एक तो यह होता है कि जो पहले से यानी कि जो पहले से यूज़ किया हुआ लिस्ट है, आप उस पर क्लिक करके जो फाइलें हैं उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से कोई फाइल बनाया नहीं गया है तो इसलिए कोई नहीं दिखा रहा है, और नहीं बनाया गया है तो आप यहाँ पर टाइप ऑन न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए, और न्यू पे लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से एक लिस्ट क्लिक कीजिए। और जब इस भी कुछ में हम यहाँ पर से भी फिलहाल कुछ भी लिख देते हैं, और लिखने के बाद जब हम इसे क्या करेंगे कि सेव करते हैं, तो इसी सेव करने को, इसी इंफॉर्मेशन को डेटा सोर्स कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इसी जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं, जिनके नाम का बनाना है, जिनके पास लेटर भेजना है, और उनका जो लिस्ट बनाया जाता है कि इन लोग के पास भेजना है, तो उसी लोग के लिस्ट को हम लोग डेटा सोर्स भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के संदर्भ में यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और कौन सा गलत है। तो पहला तो ये देखते हैं पहला में क्या लिखा हुआ, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे और पहले को प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो पहला तो ये लिखा हुआ कि जब फार्मूला को हटाया या फिर कट या फिर कॉपी किया जाता है, तो वो फार्मूला के अंदर जो उपस्थित जो सेल रेफरेंस होता है, जो
मतलब जो जैसे किसी भी सेल में है तो सेल रेफरेंस रहता है वो बदलते नहीं है, चाहे आप किसी भी प्रकार के सेल को रेफरेंस का प्रयोग करें। तो ये सही है कि आप जैसे फॉर्मूला लगा हुआ तो अगर कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो बदलेगा नहीं। दूसरा यह है कि जब किसी फार्मूला को कॉपी करके अन्य सेल में पेस्ट किया जाता है तो सापेक्षित सेल को रेफरेंस भी बदल जाती है। तो ये भी दोनों यहाँ पर से सही है, क्योंकि उस सेल में देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पहला नंबर में कि वो फार्मूला नहीं बदलता है, जैसे वो जो भी वो फार्मूला लगाए तो फार्मूला रहेगा उसके सेल के रेफरेंस के साथ। और दूसरा ये कह रहा है कि जब आप उसे कॉपी करके दूसरे सेल में जाते हैं तो उसका जो वैल्यू है उसके अनुसार से नहीं आता है, जो पहले जहां से कॉपी किया गया उसके अनुसार से नहीं आता है, जो नए सेल है उसके अनुसार में जो डाटा उसमें लिखा गया है उसके अनुसार से वहां पर से दिखाता है। तो इसीलिए ये दोनों का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में इसे माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि जो आप अपने स्क्रीन पे जो कर्सर देख रहे हैं माउस का, इसे पॉइंटर कहा जाता है। तीर टाइप का जो रहता है उसे हम पॉइंटर कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग या फिर हम भी बहुत सारे बार उच्चारण के तौर पे हम इसे कर्सर के नाम से कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो नाम होता है, जो तीर टाइप का सिंबल होता है, उसे पॉइंटर कहा जाता है। और जैसे आप MS वर्ड या फिर एक्सेल के फाइल पे जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो क्लिक जो ब्लिंक करता है चीज़ें, उसे को हम लोग कर्सर कहते हैं। तो वो दो अलग अलग चीज़ है, जैसे कि दोनों माउस से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो अलग है। बस वो है क्या है कि जो कर्सर जो होता है वो टेक्स्ट जैसे चीज़ों पे शो करता है, और पॉइंटर जो होता है वो हर जगह पे शो करता है। तो माउस की एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसपे कि क्लिक करके हम चीज़ों को करते हैं। जैसे आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार क्लिक कीजिए, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो 2 बार क्लिक कीजिए, उस फाइल के बारे में कुछ और काम करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक कीजिए, और एक जगह से दूसरा जगह उठा के ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग कीजिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें किया जा सकता है।